नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा की धरती से विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच दी रन 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पंचकुला से अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर हरियाणवी के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हरियाणा से इस अभियान को खुद केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवार जनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बताते चले कि इस मौके पर पंचकुला में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल संचय योजना हरियाणा और ऑनलाइन कैनाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सहित हरियाणा के लिए जल संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में विभिन्न योजनाओं की शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जल और जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस के इस अवसर पर मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता से जल संरक्षण को अपने जीवन का संकल्प बनाने की अपील करता हूं। पानी केवल एक संसाधन नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे खेतों की हरियाली और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। हरियाणा के सीएम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, बिहार के स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी और उन्होंने लिखा कि वीरों महापुरुषों, संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता की महान धरा बिहार के स्थापना दिवस की सभी बिहारवासियों एवं प्रदेश में रह रहे बिहार के मेरे परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर विकसित भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश में और अधिक व्यापार अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने पर बल दिया होता तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने से संबंधित एक कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकोष्ठ बनाने का स्वागत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सभी राज्यों को शामिल करके औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के महत्वाकांक्षी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की प्रमुख पहल आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कार्यशाला हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने और राज्य में व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं केशव पार्क में आयोजित महायज्ञ में बड़ी घटना हो गई है। यज्ञ में आए ब्राह्मणों पर बाउंसरों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के पीछे बासी भोजन को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों को बासी भोजन परोसा गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। लगातार हो रहे विरोध के चलते सुबह आयोजकों के सुरक्षा गार्डों और ब्राह्मणों के बीच बहस हो गई। गार्डों ने गुस्से में फायरिंग कर दी और इस हमले में लखनऊ से आए आशीष तिवारी नामक ब्राह्मण को गोली लग गई। घायल को तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया। बताते चले कि केशव पार्क में 18 मार्च से 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ आरंभ हुआ था और इसमें देश भर से 1500 से ज्यादा ब्राह्मणों को बुलाया गया था। ब्राह्मण के लिए गोली मारी, उसकी जान चली जाएगी क्या? कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी। 6 फायर किए उसने। कौन था? कहाँ था? पता नहीं।
गुरुजी ने आज गुरुजी के पास आया था, सब कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। मुंह ढका हुआ था, नहीं दिख रहा था। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी शायद, अंदर कैमरा लगे होंगे। वहाँ पे कैमरा लगा नहीं है, वहाँ पे कैमरा लगा नहीं था। उसने खुलने में फायरिंग करी और उसके बाद ये लोग डंडे लेके भी हमारे हम लोगों को गाली दे रखा होता है कहीं पे। 3 दिन तक खड़ा भोजन खिला रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम लोग दमोह एमपी से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ उज्जैन से आए हैं। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे। रोज यहाँ पे किसी ना किसी को जैसे पकड़ लें कि ये घूम रहा है, चलो वहाँ मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक सब कुछ शांत था, कोई भी किसी को मार रहा। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर कि साले देखते हैं कौन आ रहा है, इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहाँ पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं। और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है। ये हरिओम बाबा ने, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कोंडी यज्ञ रखा, 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो कहे यज्ञशाला में जा रहे बाबा जी से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई, गोली मेरे कमर में लग गई। कैथल और कुरुक्षेत्र पुलिस की संयुक्त टीम ने कैथल में भ्रूण की अवैध लिंग जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में एक आरोपी को अल्ट्रासाउंड मशीन और 30,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वही आरोपी की पहचान गांव मानस निवासी ऋषिपाल के रूप में हुई है और इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। और देखिए, अब भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया गया और घर में ही मशीन रखी थी। 40,000 रुपए तक ये चार्ज करता था और जिसके बाद ये मशीन जो है इसने अपने घर में ही रखी थी। और देखिए, अब इसका भंडाफोड़ हो गया है, यानी कि अब ये पूरा जो मामला है प्रकाश में आ गया है। इसमें कुरुक्षेत्र टीम को एक सूचना मिली थी कि ना कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं एक बंदा अवैध रूप से लिंग जांच करता था। इसकी सूचना हमें कैथल भी दी गई। फिर हमने इसको लेके गर्भवती महिला से बात की गई, उसके अंदर उन्होंने इस नए कार्य के लिए हाँ भरी और कुल मिलाकर सौदा 30,000 रुपये में तैयार किया गया। इसके बाद सूचना अनुसार उन्होंने गुप्त से कहा गया कि जो डिकोय सुबह प्रेग्नेंट वुमेन सुबह कैथल में पहुंचे पेवा चौक के आसपास। पेवा चौक पे फिर ये ऋषिपाल का एक नामक व्यक्ति पेवा चौक पे पास आया, उसने वहां पे 30,000 रुपये मौके पर लिए। मौके पर लेने के बाद फिर उसको बाइक पे बिठा के मानस में एक गांव के अंदर मानस गांव में आया। मानस गांव में एक घर के अंदर पहली मंजिल पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड किया। जुलाना कस्बे में आरडी और एफडी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और आपको बताते चले कि सोनीपत जिले के छपरा गांव निवासी जसवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में एजेंट के रूप में काम करता था। जसवीर ने आरोप लगाया कि सोसाइटी ने जनता को वित्तीय योजनाओं के माध्यम से धोखा देने का गंभीर अपराध किया है। सोसाइटी की स्थापना उद्देश्य ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का गठन बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत किया गया था। ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, जो जसवीर सिंह आरोप छापड़ा तहसील गोहाना जिला सोनीपत ने इस कंपनी में काफी लोगों के पैसे जमा कराए थे। इस कंपनी के खिलाफ और इसका सीएमडी सुमीर सिंह अग्रवाल के खिलाफ भी अभियोग
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रादौर के एसके मार्ग पर छोटा बांस के पास खनन सामग्री से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस दुर्घटना में चालक बाल बाल बच गया, लेकिन डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डंपर की टक्कर से JMIT कॉलेज की दीवार और बिजली के 4 पोल भी टूट गए। डंपर चालक जजप्रीत सिंह ने बताया कि वह पौंटा साहिब से गटका लेकर धौलरा एफ्टो प्लांट में लेकर जा रहा था, तभी ओवरटेक करते समय गाड़ी चालक द्वारा साइड दबाए जाने के कारण उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। दौर खाली करना था एफको में, एफको प्लांट है वहाँ पे गाड़ी करना। ये इसमें 40 mm। अच्छा, तो वो कैसे हादसा हो गया? ये गाड़ी वाला साइड दबा गया। गाड़ी वाला? हाँ जी। उससे अनियंत्रित होगी गाड़ी वगैरह? हाँ जी। तो कितने बंदे थे उस टाइम? हाँ जी, कितने बंदे थे? मैं अकेला ही था। हाँ जी। तो गाड़ी का नुकसान हो गया? हाँ जी, गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। तो वहीं महेंद्रगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मधुमक्खियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और ताजा मामला नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ का है, जहां मधुमक्खियों के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि 2 सफाई कर्मचारियों और एक जांच कराने आए व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला कर घायल कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद नागरिक अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया, जिससे अन्य लोग अस्पताल परिसर में नहीं पहुंचे। तो वहीं अस्पताल परिसर में अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले में घायलों को शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। खबर भिवानी से है, जहां भवन निर्माण कामगार यूनियन का 10वां राज्य सम्मेलन का आज 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन की शुरुआत की गई और इस सम्मेलन में आर पार के आंदोलन की घोषणा की गई है। आपको बताते चले कि भवन निर्माण कामगार यूनियन ने कल्याण बोर्ड के भ्रष्टाचार और मजदूरों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान किया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार मजदूरों को सुविधाओं से वंचित कर रही है, तो वहीं यूनियन ने कहा कि पूंजीपति वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं लागू करती हैं, जबकि कामगार यूनियन के लिए कोई योजनाएं लागू नहीं की जाती है। यूनियन ने कहा है कि हरियाणा में 20 लाख मजदूर है, लेकिन 10 लाख मजदूरों का पंजीकृत किया हुआ है। उनमें से भी 7 लाख मजदूर पंजीकृत रह गए हैं और इसको लेकर 20 मई से आंदोलन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। राज्य का सम्मेलन है, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, 3 साल में एक बार हम आयोजित करते हैं और आने वाले 3 साल की योजना बनाएंगे। अभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे निर्णय लिया गया है कि देश के मजदूरों के लिए बने हुए 29 जो कानून थे उनको सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और 1 अप्रैल से सरकार उनको लागू करना चाहती है। देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि 20 मई को पूरे देश के अंदर तमाम तरह के मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश अवाम लेबर कोड को लागू किए जाने के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो नीतियां सरकार अपना रही है उसके विरोध में पूरे देश का मजदूर कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाएगा। उसके संबंध में भी चर्चा आज के सम्मेलन में हम करेंगे। ये भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का 10वां राज्य सम्मेलन है। इसकी स्वागत समिति का चेयरमैन हूँ। ये भवन निर्माण मजदूरों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। हरियाणा में 20-22 लाख के करीब ये मजदूर हैं। सरकार इनको 10 लाख मानती है। इसमें 10 लाख तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में 7 लाख है। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो 7 लाख है। अभी 50,000 रजिस्ट्रेशन इन्होंने रद्द कर दिए कि वेरीफाइड ठीक ढंग से नहीं हुए, जबकि अधिकारियों ने वेरीफाई किए थे। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने में, कॉपी बनाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जो कल्याण बोर्ड है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं भी लटकती रहती हैं 2-2, 3-3 साल तक। हरियाणा के बजट को लेकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू बाबा ने जिला कार्यालय
झीर कमल नू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर आपको बताते चले कि जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों की भांति नूह जिले को भी अग्रणी जिला बनाया जा रहा है। नूह जिले में लगातार विकास हो रहे हैं और वो चाहे सड़कें हो चाहे स्वास्थ्य विभाग। उन्होंने कहा कि नूह में शिक्षा का स्तर जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और जिले में एक स्पेशल जच्चा बच्चा केंद्र भी खोला जाएगा। बजट के जो हमारी सरकार ने पेश किया है, जिस तरह की एक तरह से पिछले वर्ष की बजाय उसको लगभग आगे बढ़ाया है और बजट में किस किस समुदाय को कैसे कैसे उन्होंने लाभ बढ़ाया है, जो वंचित है उनको कैसे आगे लाए हैं, उस तरह का विषय है। उस पर बात के लिए बुलाई। देखिए, किसानों के लिए जो बात की है, सबसे पहले किसान की बात की है, जिसमें उन्होंने धान की खेती है तो जैसे पहले सब्सिडी देते उससे बढ़ा कर दिया है और जिससे कि किसान की हालत ठीक हो सके। गरीब व्यक्ति है जिनको मकान नहीं है, उनके खाते में पैसे डाले हैं, एक बड़ा अमाउंट डाला है। झज्जर में एक रेस्टोरेंट संचालक पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अचानक गोली दाग दी, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट संचालक के हाथ पर गोली लगी। उसे इलाज के लिए पहले झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया, बाद में उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां रेस्टोरेंट संचालक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायल की पहचान संदीप सैनी के रूप में हुई। संदीप झज्जर के पुराने बस स्टैंड के सामने सैनी रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं। शाम के समय वो अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जाने के लिए निकला था और इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो बदमाश आए। उन्होंने रास्ता पूछने के बहाने संदीप की गाड़ी रुकवाई और अचानक संदीप पर गोली चला दी। घायल संदीप के पिता महेंद्र सैनी ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तो देखिए, शहर में बदमाशों के हौसले जो है वो किस तरीके से बुलंद है। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्टोरेंट संचालक पर हमला किया गया है और संचालक को गोली जो है वो लगी है और अब इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और पुलिस जो है वो लगातार अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखो जी, मैं तो था नहीं, मैं था घर चला गया था। मेरे पास तो पुलिस ने इन्फॉर्म कराया है, एक पुलिस वाला मेरे पास घर गया है। उसके बाद में मेरे नॉलेज में बात आई है। हो सकता है मेरे लड़के ने फोन कराया हो तो मेरी घरवाली फोन लेती, टेम्पो की जगह रहा लड़की उड़की का। तो पुलिस वाला आया तो मैं जल्दी फिर भाग गया वहां से। जहाँ से आने के बाद मैंने देखा शीशा टूटा पड़ा था, लड़का था नहीं, लड़का था लिया हॉस्पिटल में, गाड़ी में। तो गाड़ी में देखा मैंने शीशा, जब तक पुलिस भी आ चुकी थी। गाड़ी का शीशा टूट रहा था। हाँ, गाड़ी का शीशा टूटा, गोली मारी होगी, शीशा टूटा हुआ था और नीचे पड़ा हुआ था शीशा, कुछ दूर गाड़ी में ही पड़ा हुआ था। खबर पुंडरी से है, जहां बदमाशों के हौसले नजर आ रहे हैं और बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नई सब्जी मंडी पास ही मन्नत मेकओवर और हेयर सलून नाम के दुकान के दुकानदार पर बदमाश गोली चलाकर फायर हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पीड़िता के देवर मंजीत ने पत्रकारों को बताया कि गोली चलाने वाला उन्हीं का चाचा का लड़का है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और गोली चलाकर फरार हो गया। और थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक का नाम बलवीर है और जिसकी जांच जो है वो जारी है।
ये हमारे को सूचना मिली थी कि ये ब्रह्मानंद कॉलोनी है पुंडरी के अंदर, और इसमें मन्नत ब्यूटी पार्लर है जिसको उर्मिला देवी और उसके घरवाला जो उस पे चलाते हैं उसको, और यहाँ पे सूचना मिली कि इस पे किसी ने आकर के उस पे लेडीज पे उर्मिला पे गोली चलाई है। ये हमारे को सूचना मिली थी, हम मौका पर पहुंचे और अभी हम सारी जांच कर रहे हैं। तुम गोली चलाने वाले का पता चला है सर, कौन था क्या था? नहीं जी, कुछ पता नहीं चला। चलाने वाले कौन जानते हो? हाँ जी। क्या नाम है उसका? बिल्कुल। क्या कुछ कारण पता है आपको कि क्यों चलाए? नहीं जी। तो आप कैसे जानते हो? चाचे का लड़का है। आपके चाचे का ही लड़का है? हाँ। पहले आपके साथ ही काम करता था? हाँ। अब 6-7 साल की बात होगी। तो कब से काम नहीं कर रहा था? उसके बाद CID ने उठा लिया था जी। ये पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? हाँ जी। क्या वजह थी? बाइक और वो उसके मोबाइल वगैरह। फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में सरकारी राशन को रात के समय ऑटो में भरकर बेचे जाने का मामला सामने आया है। लोगों इस वीडियो बनाकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ऐसे डिपो संचालकों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करती। जनता को मिलने वाला राशन को ब्लॉक कर डिपो होल्डर अपनी जेब भर रहे हैं। लोगों ने मौके पर ही राशन बेच रहे डिपो होल्डर को भी रंगे हाथों पकड़ा है। फरीदाबाद में अवैध प्लांटिंग करने वाले डीलरों की अब खैर नहीं है। आपको बताते चले कि दरअसल फरीदाबाद में DTP डिपार्टमेंट अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरीके से सख्त है और इसी के चलते फरीदाबाद शहर में भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाले डीलर अवैध प्लॉटिंग काट रहे हैं और जिसकी लिस्ट फरीदाबाद DTP विभाग ने बना ली है। उसके बाद एकाएक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।